हेलो, नोटिफिकेशन भेजे थे। हेलो 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 हेलो। पिछले क्लास में सर हम लोगों ने पंच के बारे में पढ़ा था। लेट अस सी द पंच। पंच क्या है सर? पंच कुछ नहीं है, आपके सामने है। पंच हमने लोगों ने पढ़ा था सर कि पंच जो है एक अगर हम बात करें तो पंच एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम सर बहुत सारा काम करते हैं। खास करके मार्किंग को अस्थायी बनाने के लिए हम लोग सर पंच का उपयोग करते हैं। देखो ये मार्किंग को अस्थायी बनाने के लिए हम लोग पंच का उपयोग करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्किंग को अस्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पंच कहते हैं। इसके बाद ड्रिलिंग से पहले पंच करने की आवश्यकता होती है। देखिए ड्रिलिंग अगर आप कर रहे हैं तो ड्रिलिंग से पहले अगर आप यहां ड्रिलिंग करना है आपको, उससे पहले आपको पंचिंग करना होगा। आप कहिएगा क्यों करना होगा? तो हमने कहा था कि अगर आप ड्रिल बिट से ड्रिल कीजिएगा तो जैसे ड्रिल बिट सटाइएगा इधर उधर भागेगा, लेकिन अगर पंचिंग किया हुआ रहेगा यानी एक छेद पहले से किया हुआ रहेगा तो आप उसी पॉइंट पर सीधा का सीधा छेद हो जाएगा। तो ड्रिलिंग से पहले भी हम लोगों को पंचिंग करना चाहिए। अब कहता है इसकी बॉडी में अष्टभुज आकार का होता है। ये जो बॉडी है ये अष्टभुज आकार का होता है। ये वाला बॉडी ये अष्टभुज आकार का होता है जिसको बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया जाता है। ये नर्लिंग है। नर्लिंग क्यों करते हैं? नर्लिंग इसलिए करते हैं ताकि हम सर इसको पकड़ने में आसानी हो, ताकि इसको आसानी से पकड़ा जा सके। नर्लिंग का काम ही है सर ग्रिप बनाना। नहीं सर, ये पिछले वीक में क्लास नहीं चल पाई थी, इसलिए नहीं चल पाई थी सर। कुछ बारिश का भी प्रॉब्लम था और कुछ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी था। दोस्त की मम्मी जो है बहुत सीरियस थी तो उसी में हम लगे हुए थे। तो पिछले सप्ताह 2 दिन तो बारिश से हो गया आप ही के टाइम पे, इसलिए नहीं चल पाया। इसके लिए हम सर सॉरी हैं। और किसी बॉडी के अष्टभुज आकार की होती है और या बेलनाकार करके नर्लिंग कर दिया जाता है। अब आते हैं इधर, कहता है यह प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ये सब हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। 55 से 59 HRC इसकी हार्डनेस होती है। टाइप्स में हम लोगों ने कहा था पहला डॉट पंच। डॉट पंच क्या होता है? सामान्य कार्य के लिए हम लोग डॉट पंच का उपयोग करते थे। इसमें ये एंगल जो होता था ये 60 डिग्री था। सामान्य कार्य, इसको हम पॉइंट एंगल कहते हैं। ये पॉइंट एंगल इसका 60 डिग्री होता है। सामान्य कार्य के लिए हम लोग डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। कहता है इस प्रकार के पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। ग्राइंड करके बनाया जाता है। ग्राइंड करना मतलब होता है धार करना। इसका प्रयोग मार्किंग के पश्चात लाइनों पर डॉट लगाकर उन्हें अस्थायी करने के लिए किया जाता है। जो मार्किंग होता है, ये जो मार्किंग होता है, इसके पश्चात डॉट को अस्थायी करने के लिए हम लोग सर इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद है सेंटर पंच। ये ड्रिलिंग से पहले किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। एक होता है प्रिक पंच, वो और ज्यादा पतला होता है, इसका पॉइंट एंगल होता है 30 डिग्री। कहते हैं सेंटर पंच ड्रिलिंग से पहले होता है। कहता है यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग ड्रिल होल करने के लिए किया जाता है। ड्रिल होल के लिए तथा सेंटर पॉइंट को पंचिंग करने के लिए किया जाता है। कहता है प्रिक पंच। ये है प्रिक पंच। प्रिक पंच जो होता है इसका जो पॉइंट एंगल होता है, ये पॉइंट एंगल ये 30 डिग्री होता है। कहता है इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः धातु के जॉब या कई मार्किंग लाइनों को डॉट लगाकर अस्थायी बनाने के लिए किया जाता है, जैसे तांबा, पीतल, अल्युमिनियम इत्यादि। प्रिक पंच सीट मेटल शॉप में प्रयोग करते हैं। ये जो सीट होता है, पतला पतला धातु का सीट होता है, उस पर हम लोग प्रयोग करते हैं। देखो एक बार हम फिर से पंच को ओवरऑल करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। पंच मेनली 3 प्रकार का होता है। पंच जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है डॉट पंच, एक होता है डॉट पंच, एक होता है सेंटर पंच। और एक होता है प्रिक पंच। डॉट पंच की अगर हम बात करें तो डॉट पंच में
जो पॉइंट एंगल होता है, ये जो पॉइंट एंगल होता है ये होता है 60 डिग्री। सेंटर पंच की अगर बात करोगे तो इसका जो पॉइंट एंगल होता है, इसका पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। ये पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। और अगर प्रिक पंच की बात करोगे, इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। देखो, डॉट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री और प्रिक पंच का पॉइंट एंगल 30 डिग्री। सबसे ज्यादा मोटा ये होता है, सबसे अधिक मोटा होता है ये, और ये पतला होता है, क्योंकि इसका पॉइंट एंगल जिसका कम होगा वो पतला होगा और जिसका पॉइंट एंगल ज्यादा होगा वो मोटा होगा। इसका जब उपयोग की अगर हम बात करें तो मार्किंग, ये आप कह सकते हैं कि ड्राइंग के पश्चात मार्किंग के लिए करते हैं। ड्राइंग के पश्चात मार्किंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ड्राइंग के पश्चात मार्किंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर हम सेंटर पंच की बात करें तो ये मोटा होता है। अगर हम सेंटर पंच की बात करें सर तो ये मोटा होता है। इसका उपयोग ड्रिलिंग से पहले करते हैं। ड्रिलिंग से पहले करते हैं। और अगर हम प्रिक पंच की बात करें तो प्रिक पंच का उपयोग हम लोग करते हैं सर सीट मेटल शॉप में। क्योंकि ये पतला होता है, तो मोटे वर्कपीस पे इसका उपयोग नहीं करते हैं, सीट मेटल शॉप में इसका उपयोग करते हैं। देखिए, कहते हैं एक होता है डॉट पंच, एक होता है सेंटर पंच, एक होता है प्रिक पंच। अब डॉट पंच की अगर हम बात करें तो ये ड्राइंग के पश्चात, डॉट पंच जो है ड्राइंग के पश्चात मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच की अगर हम बात करें ये मोटा होता है, ड्रिलिंग के पश्चात इसका प्रयोग करते हैं। प्रिक पंच की अगर हम बात करें तो ये पतला होता है, सीट मेटल शॉप में इसका प्रयोग करते हैं। तो डॉट पंच ड्राइंग के पश्चात, डॉट पंच ड्राइंग, डॉट पंच ड्राइंग, सेंटर पंच सेंटरिंग करते हैं हम लोग ड्रिलिंग के पश्चात। और प्रिक पंच की अगर हम बात करें सीट मेटल शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सर, कहने का मतलब यह हुआ कि ये 3 प्रकार के पंचिंग टूल हैं। अब इसका जो ये जो होता है ये षटफलकीय होता है, सबका षटफलकीय होता है। इसकी जो हार्डनेस होती है वो 55 to 59 HRC होती है। इसकी जो हार्डनेस होती है वो 55 to 59 HRC होती है। इसकी जो हार्डनेस होती है वो 55 to 59 HRC होती है। HRC होता है रॉकवेल हार्डनेस नंबर। ठीक है, तो ये पंच का मेनली कहानी है जो आप लोगों को सर पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। कितने बच्चे अभी लाइव क्लास कर रहे हैं? जल्दी जल्दी सर एक टाइप कर दीजिए। जो लोग अभी लाइव क्लास कर रहे हैं जल्दी जल्दी सर एक टाइप कर दीजिए, रिफ्रेश इट। ये सारे के सारे आपके पंच हो गए। ये सीट मेटल शॉप में देखो ये मार्किंग किया हुआ है, सब जगह मार्किंग किया है, लेकिन इसी मार्किंग को स्टेबल बनाने के लिए हम लोग पंच का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं ऑटोमेटिक पंच पर। व्हाट इज ऑटोमेटिक पंच? ऑटोमेटिक पंच क्या है? ऑटोमेटिक पंच तुमको इसमें हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो हम लोग सर आप देखे होंगे, पिछला जितना भी पंच आप देखे होंगे, ये जितना भी आप पंच देखे होंगे सर, इसमें हैमर की आवश्यकता होती है। इसी को हैमर कहते हैं। पीछे हम लोगों ने टूल्स में पढ़ा, हैंड टूल्स में पढ़ा भी है। इसको हम लोग हैमर कहते हैं। हैमर की इसमें आवश्यकता होती है। देखो जितना भी अभी तक हम लोग पंचिंग किए हैं, इस सब में हैमर की आवश्यकता थी। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भैया बिना हैमर के हमारा पंचिंग हो जाए। तो बिना हैमर का हमारा पंचिंग, वेरी गुड दीपक जी, प्रवीण जी, नीरज जी, आदित्य जी। देखिए ये ऑटोमेटिक पंच में क्या होता है
कि ऑटोमेटिक होता है, ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है, इसको मशीन से ऑपरेट करते हैं हम लोग। इसको जब हम लोग मशीन से ऑपरेट करते हैं तो देखो, इसको पकड़ा, पकड़ के ऊपर ले जाके छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिक पंच होगा, देखो अपने आप धंस जाएगा। स्प्रिंग की सहायता से हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। ऑटोमेटिक पंच को स्प्रिंग की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। इसमें अब जब ये ऑटोमेटिक अप डाउन करेगा तो हथौड़ा से ठोकने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें सर हम लोग हथौड़े का प्रयोग नहीं करते हैं। वी डू नॉट नीड हथौड़ा, इसमें हम लोग हथौड़ा का प्रयोग नहीं करते हैं। स्प्रिंग की सहायता से, ये स्प्रिंग जो तुम देख रहे हो हेलिकल स्प्रिंग, इसकी सहायता से, ये जो स्प्रिंग तुम देख रहे हो, ये स्प्रिंग की सहायता से हम लोग सर ऑटोमेटिकली अप डाउन करवाते हैं। तो कहता है यह स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है ऑटोमेटिक पंच। कहता है इसमें, अब देखो इसमें हैमर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब गौर से देखिए, इसमें हैमर की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यहां हैमर की आवश्यकता है नॉर्मल में, लेकिन इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, मशीन की सहायता से करेगा। कहेगा इसका पॉइंट कार्य के अनुसार 90 डिग्री या 60 डिग्री के कोण में हो सकता है। इसका पॉइंट जो है वो कार्य के अनुसार कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कि हमको ड्रिल बिट पर ड्रिलिंग से पहले करना है तो डॉट पंच यूज करेंगे, 90 डिग्री पॉइंट एंगल होगा। अगर हमको मार्किंग को अस्थायी बनाने के लिए प्रयोग करना है तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें प्रिक पंच का उपयोग नहीं होता, क्योंकि प्रिक पंच बहुत पतला होता है, ऑटोमेटिक होगा तो अप डाउन में टूट जाएगा। कहता है इसमें पॉइंट कार्य के अनुसार 90 या 60 डिग्री के कोण पर हो सकता है। यह एक आधुनिक पंच है जिसका प्रयोग करते समय पार्किंग हैमर, यानी इस हैमर का प्रयोग, हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब सर कैसे होगा, हैमर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लिख लेंगे एक लाइन हम लोग, इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, देख लो, इसमें स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। कभी कभी पूछ देता है इसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे इसमें स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। द नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग सरफेस गेज पर। व्हाट इज सरफेस गेज? यही आपका है सर सरफेस गेज, जो आप देख रहे हो ये आपका सरफेस गेज, रिफ्रेसेट, ये सरफेस गेज, ये हम लोगों ने जो पढ़ा था ये है सरफेस गेज, ये है सरफेस गेज। तो सरफेस गेज को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या है सरफेस गेज। सरफेस गेज ये मार्किंग टूल है। हम पिछला चैप्टर में पढ़े थे मार्किंग टूल, याद होगा शायद आपको। यहां ये हैंड टूल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, मार्किंग टूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था सर सरफेस गेज के बारे में, पीछे पढ़े हम लोग। स्क्राइबर, सरफेस गेज नहीं पढ़े हम लोग, पीछे पढ़े हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ये एक स्क्राइबर है, ये सर एक स्क्राइबर है, और ये जो आप देख रहे हो ये एक स्क्राइबर है। स्क्राइबर की अगर हम बात करें तो ये एक स्क्राइबर है, ये स्क्राइबर है। तो ये बेंट स्क्राइबर है, जिसमें एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। तो सर इस जो स्क्राइबर है इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहले सर इसका ये जो सरफेस गेज है इसका उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग सर मार्किंग के लिए करते हैं। ये मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, देखिए इस पर मार्किंग कर रहा है, ये ऐसे खींच देगा, ये मार्क कर देगा। सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके साथ 2 सिरों वाला स्क्राइबर लगा रहता है, जिसके साथ 2 सिरों वाला, रवि पासवान जी, शंकर जी, जय हिंद। सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है, ये मार्किंग टूल है आपके सामने है, देखिए ये मार्किंग टूल है, ऐसे करके मार्क कर देता है, जिसके साथ 2 सिरों वाला स्क्राइबर लगा रहता है। जिसके साथ कौन लगा रहता है? 2 सिरों वाला, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, 2 सिरों वाला स्क्राइबर लगा रहता है।
अब चलिए इसके पार्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो स्क्राइबर का आपको पता है कि एक सिरा नुकीला होता है, ये सीधा होता है और ये 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ होता है। कुछ कुछ में नहीं भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ सिरा होता है, दूसरा सिरा। सरफेस जी जयकिशोर जी, सरफेस गेज में बेंट स्क्राइबर का ही प्रयोग करते हैं, यही सरफेस गेज है। ये अधिकतर अगर आप एक भी दिन गए होंगे लेद मशीन पर तो आपको ये गेज रखा हुआ लेद मशीन पर जरूर दिखाई दिया होगा। सेंटरिंग करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कहते हैं इस स्क्राइबर का प्रयोग सीधा तथा दूसरा एक सिरा सीधा, देखो ये सिरा सीधा और दूसरा सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। यह एक प्रकार का मार्किंग एवं चेकिंग टूल भी है। मार्किंग टूल तो ये है ही, जैसे यहां मार्किंग कर रहा था वैसे मार्किंग तो करता ही है, लेकिन ये चेकिंग टूल भी है। चेकिंग टूल कैसे? लेद मशीन पर कभी अगर आप काम किए होंगे या नहीं किए होंगे तो जब कीजिएगा तो उस पर आप देखिएगा उसमें क्या करते हैं। ये वाला जो बेंट सिरा होता है, ये जो बेंट सिरा होता है, इस बेंट सिरे को हम कहीं पर भी ऐसे सटा देते हैं। ये बेंट सिरा को मान लो किसी गोलाकार वर्कपीस पर वैसे सटा दिए तो ऐसे जहां रुखड़ा सतह आएगा तो इसको हम घुमा देंगे ना, तो ये रुखड़ा सतह के पास ही ऐसे फेंक देगा ऊपर। जैसे इसको हम घुमाएंगे बेंट सिरे को तो ये रुखड़ा सतह जहां आएगा ऊपर फेंक देगा, ऊपर फेंक देगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। कहते हैं कि इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा और दूसरा सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। यह एक प्रकार का मार्किंग टूल तो है ही, चेकिंग टूल भी है। चेक कर लेता है कहां पर रुखड़ा है, कहां पर उभरा हुआ सतह है, कहां पर धंसा हुआ सतह है। चेकिंग का मतलब होता है सर सर्च करना कि भैया कहां पर ये सीधा है कि नहीं, या ये टेढ़ा है कि नहीं, उभरा हुआ है कि नहीं, धंसा हुआ है कि नहीं, ये चेक कर लेता है। अगर आप लेद मशीन पर एक भी दिन काम करते तो आपको सर याद आता, यहां पर देखिएगा ये सरफेस गेज है, ये आपका सरफेस गेज है, दिस इज द सरफेस गेज। ये सरफेस गेज, ये जो आप देख रहे हो, ये लेद मशीन का ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है, इधर से ये टेल स्टॉक है, और यहां पर ये सरफेस गेज है, यहां पर ये सरफेस गेज है। अगर ये सरफेस गेज है, अगर ये सरफेस गेज है तो ये सरफेस गेज को जैसे यहां सटाइएगा, सरफेस गेज को जैसे यहां सटाइएगा तो ये सर घूमने लगेगा, और जब ये घूमने लगेगा तो आपको इसके सीधेपन की जानकारी मिल जाएगी। लेद मशीन पर, हाँ सर लेद मशीन, यही लेद मशीन है। इधर देखो टेल स्टॉक होता है, इधर हेड स्टॉक होता है, ये चौक है, चौक में हमने वर्कपीस को पकड़ा हुआ है, ये सरफेस गेज है, सरफेस गेज को यहां सटाएंगे और सटा के घुमाएंगे तो पता चल जाएगा कि सीधा है कि टेढ़ा है। उसके बाद यहां आप देखिए ये मार्किंग करने के लिए हम लोग यहां मार्किंग करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। समानांतर लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कहते हैं इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। मार्किंग ब्लॉक इसलिए क्योंकि ये मार्क करता है, मार्किंग करता है। स्क्राइबिंग ब्लॉक इसलिए क्योंकि इसमें स्क्राइबर यूज होता है। कहता है मैं चलाया हूं। कौन कौन लोग लेद मशीन चलाए हैं जल्दी से 8 टाइप कीजिए। जो लोग लेद मशीन चलाए हैं जल्दी से 8 टाइप कीजिए। टाइप 8 अगर आपने लेद मशीन चलाया है। अगर आपने सर लेद मशीन चलाया है जल्दी से 8 टाइप कीजिए। आज जो नहीं चलाए हैं वो 9 टाइप करेंगे, और जो कभी देखवे नहीं किए वो 10 टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सर, जो लोग चलाए हैं लेद मशीन 8 टाइप करेंगे, जो लोग नहीं चलाए हैं 9 टाइप करेंगे, और जो लोग देखवे नहीं किए हैं 10 टाइप करेंगे। आदित्य वेरी गुड। ट्रेड का क्लास भी सर वही कर सकते हैं, इंटरेस्टेड होके, जो एक बार भी नहीं देखा वो भी सर सीख सकता है। कंडीशन सप्लाई की तुम्हारे अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। वेरी गुड। कृष्णा, डीके सिंह, नीरज, कपिल कभी देखे भी नहीं सर, वेरी गुड। देखो इतना आदमी है, ये तो कभी देखवे नहीं किया है। अमित वेरी गुड। रोहित जी, लेद मशीन पढ़ाएंगे तो सर देख लीजिएगा, आपको हम दिखा भी देंगे और आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये काम करता है।
कहता है इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक कहते हैं। मार्किंग ब्लॉक इसलिए क्योंकि ये मार्क करता है, और स्क्राइबिंग ब्लॉक इसलिए क्योंकि इसमें स्क्राइबर यूज होता है। अब कहता है सरफेस गेज निम्न तरीके से कार्य करता है। किसी किनारे के समानांतर लाइन खींचने में, देखो ये अगर किनारा है, ये अगर किनारा है, ये अगर किनारा है, तो इस किनारे के समानांतर हम ऐसे लाइन खींच देंगे। किसी सतह के समानांतर लाइन खींचने में, किसी जॉब को फोरजॉ चौक पर सेंटर करने, यही है फोरजॉ चौक सर। 4 जबड़े, जॉ का मतलब होता है जबड़ा, 4 जबड़ों वाले चौक पर सेंटरिंग करने के लिए कि कहीं टेढ़ा तो नहीं लगा। सेंटरिंग अगर कोई भी वर्कपीस होगा तो सीधा होगा। तो फोरजॉ चौक पे सेंटरिंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि ये सेंटर में है कि नहीं है, मतलब सीधा है कि नहीं। ठीक है, तो कहते हैं फोरजॉ चौक में सेंटरिंग करने के लिए अलग अलग लाइन खींचे, सेंटर किनारे के समानांतर लाइन खींचने के लिए, सतह के समानांतर लाइन खींचने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब चलते हैं इसके पार्ट्स पर से। कहते हैं निम्न प्रकार के सरफेस गेज प्रयोग में लाए जाते हैं। एक है फिक्स सरफेस गेज, अब दूसरा है एडजस्टेबल सरफेस गेज। तो फिक्स सरफेस गेज की शुद्धता में माप आप नहीं ले सकते। आप फिक्स सरफेस गेज की अगर बात करोगे तो ये अगर फिक्स हो, यहां पर ये फिक्स हो, ये थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे नहीं होगा, हम एडजस्ट कैसे करेंगे, नापेंगे कैसे? तो फिक्स सरफेस गेज का उपयोग लगभग नहीं करते हैं। फिक्स सरफेस गेज का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये जो एडजस्टेबल होता है, आप ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये देखो, ये वाला यहां पर नट होता है जिसकी सहायता से हम इसको अप डाउन कर सकते हैं, उसको हम एडजस्टेबल कहते हैं। यहां पर जो नट होता है इसकी सहायता से हम लोग अप डाउन इसकी सहायता से कर सकते हैं, ऐसे 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 कर सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल होता है, एडजस्टेबल की सहायता से आप नाप सकते हैं। लेकिन अगर कोई फिक्स सरफेस गेज होगा तो उससे आप नापने में बनेगा ना चेक करने में बनेगा। तो कहते हैं फिक्स सरफेस गेज जो होता है, फिक्स सरफेस गेज, इसके द्वारा शुद्धता में माप लेने में कठिनाई होती है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में बहुत कम किया जाता है। लेकिन अगर यूनिवर्सल सरफेस गेज, जिसको हम एडजस्टेबल सरफेस गेज भी कहते हैं, एडजस्टेबल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज या एडजस्टेबल सरफेस गेज, इसी को कहते हैं। हाँ, जय किशोर जी एकदम सही बोले हैं कि यूनिवर्सल सरफेस गेज बोलिए या एडजस्टेबल सरफेस गेज बोलिए। अभी देखिए इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसको सर देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये वाला, इसको हम क्लैंपिंग नट कहते हैं। देखो ये वाला जो होता है जिससे हम पकड़े हुए रहते हैं ऐसे स्क्राइबर को, उसको स्नग कहते हैं। और ये तो स्क्राइबर आपका हो ही गया जिसका एक सिरा नुकीला, दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर होता है। ये जिस पर सर ये बंधा हुआ होता है स्क्राइबर, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। जिस पर स्क्राइबर बंधा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं सर? स्पिंडल कहते हैं। और यहां एडजस्टेबल स्क्रूज होता है। ये रॉकर आर्म होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं रॉकर आर्म। देखो यहां, ये देखो रॉकर आर्म, ये वाला जो मामला है, ये वाला दिस वन, ये रॉकर आर्म है, ये वाला रॉकर आर्म है। और ये गाइड पिन है, यहां ये बेस है जिस पर सर ये रखा हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम, इसको बेस कहते हैं। और यहां भी ग्रूव है, भी ग्रूव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये भी ग्रूव है, ये फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है यहां पर। तो आप गौर से देखिए, गौरव जी ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर स्क्राइबर तो 90 डिग्री के कोण पर एक साइड से होगा और एक साइड से सीधा होगा। क्लैंपिंग नट है, स्नग है, ये स्पिंडल है, एडजस्टेबल स्क्रू है, रॉकर आर्म है यहां पर, ये है एडजस्टेबल स्क्रू, ये रॉकर आर्म है ये वाला, ये गाइड पिन है ये वाला, और ये जो है ये बेस है।
ध्यान देना मेरे दोस्त। अब इस सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, जिसमें पहला पार्ट है आपका, कहता है इसके द्वारा 1 या ½ mm तक की छोटी छोटी मापों को सेट किया जा सकता है। 1 या ½ mm तक का छोटा माप भी इसके द्वारा सेट करके हम उसको मार्क कर सकते हैं। मार्किंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग मेनली करते हैं। कहता है इसे सरफेस गेज, इस सरफेस गेज से फिक्स सरफेस गेज की अपेक्षा अधिक शुद्धता में मार्किंग की जाती है, क्योंकि सर ये एडजस्टेबल होता है। इसके पार्ट्स को फिर से देखना, ये स्पिंडल है, यहां आओगे स्क्राइबर और मार्कर है, ये वाला है, ये है स्क्राइबर और मार्कर, ये वाला बेस है। यहां आओगे ये स्पिंडल है, ये स्क्राइबर है, और ये स्पिंडल हो गया, ये स्क्राइबर हो गया, यहां स्प्रिंग नट हो गया, ये बेस हो गया, ये रॉकर आर्म हो गया, ये एडजस्टमेंट स्क्रू हो गया। अब कहता है इसका प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है सर, ये वर्कशॉप में किया जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग लेद मशीन पर करते हैं। देखो ये लेद मशीन पर हम लोग एडजस्टेबल स्क्रू या यूनिवर्सल स्क्रू का प्रयोग करते हैं। आप गौर से देखिए, ये आपका रॉकर आर्म हो गया, ये नीचे बेस हो गया, ये स्पिंडल हो गया, ये दिस वन इज अ स्पिंडल वन, ये स्क्राइबर हो गया, और ये एडजस्टेबल नट हो गया। अब देखो पानी पड़ रहा है, चला थोड़ा थोड़ा आवाज जा रहा होगा। अब कहता है यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स, पहला है बेस। बेस ये वाला हो गया, ये वाला बेस है, दिस वन इज अ बेस वन, ये बेस है। कहते हैं ये सरफेस गेज का सबसे नीचे का भाग होता है। ये जो है ये सरफेस गेज का सबसे नीचे का भाग होता है बेस। ये सरफेस गेज के सबसे नीचे का भाग होता है बेस। अब कहता है इसके ऊपर रॉकर आर्म और गाइड पिन फिट रहता है। इसके ऊपर जो होता है ये बेस है, इसके ऊपर रॉकर आर्म रहता है यहां, और उसके ऊपर यहां गाइड पिन लगा हुआ होता है। यहां एडजस्टेबल स्क्रू के ऊपर यहां पर गाइड पिन लगा हुआ होता है। कहता है यह कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ये ढलवा लोहा का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। अब आते हैं स्पिंडल में। कहता है यह माइल्ड स्टील का बना होता है। स्पिंडल ये वाला हो गया, ये वाला तुम्हारा स्पिंडल हो गया, दिस वन इज अ स्पिंडल वन। ये वाला स्पिंडल हो गया, ये वाला स्पिंडल हो गया। कहता है स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, रॉकर आर्म के साथ जुड़ा होता है। देखो ये जो स्पिंडल है ये कहीं ना कहीं रॉकर आर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। गौर से देखिए सर, एकदम फिगर समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। ये रॉकर आर्म के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद चलते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर तो सब जान रहा है, ये स्क्राइबर ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ये जो लाइन हम लोग खींचते हैं इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। स्क्राइबर को हार्ड व टेम्पर किया जाता है नाइट्राइडिंग विधि द्वारा। नाइट्राइडिंग एक विधि है हार्डनिंग की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नाइट्राइडिंग कैसे करते हैं। इसका प्रयोग, अरे आंधी आ गया है, देखो कुछ बाहर में होगा उसको अंदर कर दो। इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। देखो ये लाइन खींचता है स्क्राइबर। स्क्राइबर को हार्ड व टेम्पर किया जाता है नाइट्राइडिंग विधि द्वारा। रॉकर आर्म, रॉकर आर्म सर यहां है, ये दिस वन इज अ रॉकर आर्म, ये रॉकर आर्म है। कहते हैं ये प्राय बेस पर बने हुए खांचे में स्क्रू या स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा होता है। ये जो बेस है, ये बेस पर ये खांचा बना होता है, उसी में स्क्रू या स्प्रिंग की सहायता से ये जुड़ा होता है। गाइड पिन क्या है सर? यहां पर आप देखिएगा तो सर ये आपको गाइड पिन मिलेगा, यहां पर ये गाइड पिन है। कहता है यह स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग सरफेस प्लेट के किनारे पे या मशीन के बेड के किनारे के समानांतर लाइन खींचने में, जब किनारे के समानांतर लाइन खींचते हैं ना, तब इसका उपयोग करके सीधा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं मेनली, और कोई इसका खास काम नहीं। अब देखो एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। देखिए ये स्पिंडल है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। ये बेस है जिस पर पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ होता है।
यहां पर आओगे, ये रॉकर आर्म है। रॉकर आर्म स्पिंडल से जुड़ा हुआ होता है, ये स्पिंडल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। उत्तम मिश्रा जी, आपके लिए भी है, गौर फरमाइएगा। ये जो रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म बेस से जुड़ा हुआ होता है सीधा, सॉरी स्पिंडल से जुड़ा हुआ होता है। ये जो गाइड पिन है, किधर गया, ये जो गाइड पिन है, ये समानांतर लाइन खींचने में मदद करता है। ये स्क्राइबर है, स्क्राइबर तुमको पता है, एक साइड नुकीला, दूसरी साइड 90 डिग्री के कोण पर होता है। इसका मेनली उपयोग हम लोग करते हैं सर लेद मशीन पर मार्किंग करने के लिए या सेंटरिंग करने के लिए। एक होता है फिक्स, एक होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अप डाउन में एडजस्ट होता है, फिक्स एडजस्ट नहीं होता है, यूनिवर्सल एडजस्ट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल को ही एडजस्टेबल सरफेस गेज भी कहते हैं, या एडजस्टेबल सरफेस गेज को हम यूनिवर्सल सरफेस गेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दो काम है, एक तो लेद मशीन पर मार्किंग करना और दूसरा सेंटरिंग करना। वर्कपीस को सेंटरिंग करने के लिए भी हम लोग सर करते हैं इसका उपयोग। इसी सब चला पानी के चक्कर में लाइटें नहीं रहता है, और अभी हम गांव में हैं, क्योंकि पटना में यहाँ घर पे भी सारे मम्मी पापा अकेले थे, तो हम भी अकेले हैं, बहन भी चली गई है, तो हम अकेले रहते हैं घर पे, भाई भी नहीं है मेरा। तो मम्मी का भी तबीयत खराब था, तो हम सोचे यहीं से क्लास ले लेते हैं तब तक। तो सारा सेटअप हम यहाँ लगा के फिर क्लास लेना स्टार्ट किए। तो यहाँ गांव में सबसे बड़ा समस्या है, इंटरनेट भी कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कभी कभार लाइट भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण तुम लोग का गाली हमको सुनना पड़ता है, भर मन गली आता है तुम लोग। लेकिन टेंशन ना ले, जे हम पढ़ा देंगे, तोरा इंडिया में तो फिटर नहीं पढ़ाएगा कोई। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ITI, ट्रेड और साइंस, गुरुजी इज द बेस्ट। और ये तुम मान लेगा, हो सकता है क्लास एब्सेंट एक आध दो दिन हो या अल्टरनेट लेते हैं उसके लिए तुम हमको गाली देगा, लेकिन बाकी एक दिन तुम मान लेगा कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया और हमको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, ये रॉकर आर्म है, ये स्पिंडल है, ये स्क्राइबर है, यहाँ एडजस्टेबल नट है, ये गाइडेड पिन है जो गाइड करता है अप डाउन के लिए। सेंटरिंग में मिली, ये लेद मशीन का पार्ट है, चला इधर हेड स्टॉक इसको कहते हैं, इसको हम टेल स्टॉक कहते हैं। और यहाँ पर सर पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है एडजस्टेबल का। देखो कैसे मार्किंग कर रहा है, ये ऐसे मार्किंग कर देगा इस पर। तो मार्किंग के मेनली सर इसका उपयोग जो है ना, सबसे ज्यादा इसका उपयोग अगर कहेगा कहां करते हैं, तो लेद मशीन को पर वर्कपीस को सीधा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कि वर्कपीस कैसे सीधा रहेगा उसके लिए हम लोग सर लेद मशीन पर इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। मार्किंग के लिए तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, मार्किंग के लिए और जो अन्य इंस्ट्रूमेंट तुम देखे हो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसका उपयोग एक जगह और करते हैं सर, वर्नियर हाइट गेज पे इसका उपयोग करते हैं। स्क्राइबर का, ये गेज का नहीं, देखो ये स्क्राइबर है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। देखो गेज का काम मेनली क्या है, एक तो यूनिवर्सल इसलिए हो गया क्योंकि एडजस्टेबल है, सरफेस पर रखा जाता है। गेज का काम क्या होता है, गेज का मेनली काम होता है चेक करना, गेज का मेनली काम होता है नापना। हम आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं गेज, गेज का मेन काम है चला नापना। गेज का मेन कार्य क्या है, नापना। किसी भी वर्कपीस को नापने के लिए हम लोग सर गेज का प्रयोग करते हैं, गेज का मेन काम है नाप लेना। तो ये आपका हो गया सर गेज, सरफेस गेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस गेज। देखो हम लोगों ने जो आज की कक्षा में पढ़ा है, क्योंकि भी ब्लॉक एक अलग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा पंच। पंच का काम क्या है, एक होता है डॉट पंच, एक होता है सेंटर पंच, एक होता है प्रिक पंच। डॉट पंच का उपयोग 60 डिग्री के कोण पर होता है, इसका ड्राइंग को स्थायी करने के लिए। सेंटर पंच का उपयोग हम लोग सर मोटा वर्कपीस पर करते हैं और ड्राइंग को ड्रिलिंग करने से पहले करते हैं। प्रिक पंच का पतले सीट मेटल पे इसका उपयोग करते हैं। सट फलकीय होता है ये पंच, और सारा का सारा पंच हार्डनिंग और टेम्परिंग विधि द्वारा इसको हार्ड कर देते हैं, और इसका जो हार्डनेस होता है वो 55 से 59 HRC तक होता है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा प्रिक पंच के बाद ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच में स्प्रिंग का उपयोग करते हैं, इसमें हथौड़ा का प्रयोग एकदम नहीं करते हैं। हथौड़ा का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि स्प्रिंग की सहायता से अपने अप डाउन होता है। मास में बहुत अधिक संख्या में कार्य करना है तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है। उसके बाद हम लोगों ने सरफेस गेज पढ़ा।
ये दो टाइप का होता है, एक फिक्स सरफेस गेज, एक एडजस्टेबल सरफेस गेज। फिक्स सरफेस गेज में ये अप डाउन ऐसे ऐसे नहीं होगा, एडजस्टेबल में ये ऐसे ऐसे होगा। एडजस्टेबल को इसीलिए यूनिवर्सल कहते हैं। ये यूनिवर्सल सरफेस गेज के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये स्पिंडल है, ये स्क्राइबर है, ये एडजस्टिंग नट है, यहाँ पर रॉकर आर्म लगा होता है, ये गाइडिंग पिन है, और इसी की सहायता से इसको हम सर अप डाउन करते हैं। तो इसको मार्किंग व चेकिंग टूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग सर भी ब्लॉक पढ़ेंगे। भी ब्लॉक का भी पीपीटी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। भी ब्लॉक सर कुछ ऐसा होता है, लेकिन इस पर ऐसे नहीं समझ में आएगा। हम हर ये पे पीपीटी जब अच्छे वर्नियर हाइट गेज पे ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। वो देखो ये स्क्राइबर ही जब अप डाउन करेगा ना, तो उसको ऑफसेट स्क्राइबर करेंगे। वैसा स्क्राइबर जो अप डाउन हो, एडजस्टेबल हो, उसको हम ऑफसेट स्क्राइबर कहते हैं। अब वही अगर सरफेस पर लग जाएगा, बेस पर लग जाएगा, तो उसको यूनिवर्सल सरफेस गेज कह देंगे। अब वही स्क्राइबर अगर हाइट गेज पर लग जाएगा तो उसको वर्नियर हाइट गेज कह देंगे। समझा? नहीं समझा तो आगे समझाएंगे जब वर्नियर हाइट गेज पढ़ाएंगे तब। थैंक यू वेरी मच। नहीं, हमारे तरफ लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है। नहीं, लास्ट वीक सर क्लास नहीं हो पाया था। लास्ट वीक क्लास नहीं हो पाया था, इतना आंधी तूफान था और तुम्हारे ही टाइम पे हो जाता था। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली क्लास में।